अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे कि आने वाले एग्ज़ाम में मई में 2021 में किस तरह से पेपर आने वाला है इंग्लिश का, वो आज हम इसमें डिटेल में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, गुजराती मीडियम के बच्चे हैं, उर्दू मीडियम के बच्चे हैं या मराठी मीडियम के बच्चे हैं जिनका इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज है, उन लोगों के लिए, गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। तो वो सारे स्टूडेंट को आप लोग ये वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन पेपर जो है इस बार इस तरह से आने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 1 to 6 यूनिट तक ही मतलब एग्ज़ाम में आने वाले हैं। इसके अलावा इस बार जो अनसीन पैसेज है वो नहीं आने वाला है, ठीक है। उसके अलावा और जो ग्रामर है वो सारी चीज़ें वैसी उसी तरह से आने वाली है। तो हमें जो ट्रू फॉल्स है या जो भी चीज़ें हैं, पैसेज है या पोएम है, वो 1 to 6 यूनिट में से ही करने हैं, ठीक है। और सप्लीमेंट्री रीडिंग जो है वो हमें पूरा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं पहले आपको पूरा पेपर एक बार बता देती हूँ कि पेपर क्या है, उसके बाद हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सेक्शन ए में देखिए कि 4 मार्क्स का हमें ट्रू फॉल्स पूछा जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये आपके चैप्टर में से होंगे, ठीक है, 1 to 6 यूनिट में से ही होंगे। तो जितने भी ट्रू फॉल्स हैं वो कर लेने हैं आपको, अपेक्षित वाले एज वेल एज गाइड वाले, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए 5th 6 7 ये 3 जो क्वेश्चन है वो मीनिंग पूछा जाएगा, नियरेस्ट मीनिंग पूछा जाएगा, 3 मार्क का है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट लैंग्वेज फंक्शन, ठीक है। लैंग्वेज फंक्शन वाले जो ग्रामर का पोर्शन होता है जिसमें हम लैंग्वेज फंक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पे वो वाले भी पूछे जाएंगे, वो 3 मार्क्स में रहेंगे, ठीक है। इस लैंग्वेज फंक्शन कितने तरह के होते हैं इसकी कंप्लीट वीडियो मैं 3 से 4 दिन के बाद अपलोड कर दूंगी। आप लोग एक बार वो वीडियो को देख लेना, उसमें मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगी, ठीक है। आइए अब देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, ये देखिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस, ठीक है। इसमें भी देखिए ये है एक्सप्रेसिंग चॉइस, ठीक है। इस तरह से ये देखिए चॉइस वाले, फिर कंपैरिजन वाले, तो ये किस तरह के होते हैं इसका भी मैं एक कंप्लीट वीडियो बना के डालूंगी। इसमें हर तरह का जो है मैं बना के डाल दूंगी, हर तरह की किस चॉइस हो या टाइम हो या कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर कंपैरिजन हो, तो किस में किस तरह से इसे सॉल्यूशन करेंगे इसका भी एक कंप्लीट वीडियो आएगा। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको ये वाले सब करवा दूंगी, ठीक है। उसके बाद देखिए कि सेक्शन ए में और क्या पूछा जाएगा, इस तरह से ये सारा उसी में आ जाएगा, ठीक है। ये 5 मार्क का है। उसके देखिए बाद देखिए 4 मार्क का आपको पूछा जाएगा क्या, यहाँ पे देखिए जो अंडरलाइन जो वर्ड है उसकी क्या फ्रेजेस लिखना, कैसे कुछ कौन सा इस्तेमाल होगा इसकी जगह पे, इसमें से कौन सा इस्तेमाल होगा, ठीक है। वो वाला भी हम लोग करने वाले हैं। ये 4 मार्क में आने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेक्शन बी में आप लोगों को अगेन एक पैसेज दिया जाएगा, ठीक है। उस पैसेज को पढ़ना है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसके आंसर देना। तो ये सारे जो होंगे टेक्सचुअल होंगे, यानी टेक्स्ट बुक में से ये सारे पैसेज आएंगे, ठीक है, अलग अलग जगह से। तो यहाँ पे देखिए पहले ये पैसेज पढ़ना है, फिर उसको ये इन दोनों को क्वेश्चन के आंसर देना है, फिर ये पैसेज पढ़ना है, इनके आंसर देना है, ये पैसेज पढ़ना है, इनके आंसर देना है। इस तरह से ये 10 मार्क का टोटल है, ठीक है। आप देखते हैं, देखिए इसके आगे क्या दिया गया है, ये भी पैसेज पढ़ना है और यहाँ पे आंसर देना है, ठीक है। ये भी पैसेज पढ़ना है और ये सारे आंसर देना है। उसके बाद देखिए इसमें शॉर्ट नोट पूछा जाएगा, वो 6 मार्क का है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वॉल चाइल्ड, इसमें आपको 3 से 4 दिया जाएगा, इसमें से एनी 2 करना रहेगा, 29 एंड 30, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 3 4 दिया, इसमें से कोई 2 ही करना, ठीक है। तो इस तरह से आपको पैसे दिए जाएंगे, यहाँ से हेडिंग दी जाएगी, उसके सारे पॉइंट्स दिए जाएंगे, तो आप इजीली उसको ध्यान में रख के आप उस हिसाब से नोट्स लिख सकते हैं। ये भी आपको टेक्सचुअल दी जाएगी, तो टेक्स्ट बुक्स में से 1 to 6 यूनिट के बीच में से इसमें से भी आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, ठीक है। ये भी 1 to 6 यूनिट के बीच में ही आने वाला है, ठीक है। अलग अलग मतलब टेक्स्ट बुक के किसी भी पैराग्राफ का दिया जाएगा, ठीक है। ये जो है ये हमारा टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 12 पे है, ये पैराग्राफ उसका ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इजीली कर सकते हो, आपको अगर स्टोरी पता हो और आप अच्छे से पैराग्राफ पढ़ के आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए सेक्शन सी में
5 मार्क का देखिए दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और उसके बाद में हमें ये सप्लीमेंट्री रीडिंग का दिया रहता है, यहाँ पे इसके क्वेश्चन के आंसर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ये भी पैसेज पढ़ना है और इसके भी क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक दिया है कि इस पैसेज की क्या करना है, समरी लिखना है और एक सुइटेबल टाइटल देना है, ठीक है। ये कितने मार्क का होता है, ये 5 मार्क का होता है। आप समरी कैसे लिखेंगे, देखिए ये देखिए, इसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये 15 है तो मतलब कम से कम ये 110 वर्ड का होगा, ठीक है। इस 40 से 50 वर्ड में हमें एक समरी लिखनी होती है और उसके बाद में क्या देना पड़ता है, एक सुइटेबल टाइटल देना पड़ता है। तो ये भी हम करने वाले हैं। उसके बाद देखिए ये दिया है 5 मार्क का क्वेश्चन कि एक न्यूज़ है, इस तरह से ये पढ़ना है हमें। और यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे न्यूज़ पढ़ने के बाद यहाँ पे इसके क्वेश्चन के आंसर देना है। 5 क्वेश्चन है 5 मार्क के, ठीक है। थोड़ा बहुत आप अच्छे से पैराग्राफ पढ़ना जानते हैं, समझना जानते हैं तो उसके बिहाफ पे आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन के आंसर इजीली दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे देखिए स्टांजा दिया गया है, ये भी आपके टेक्स्ट बुक में से ही है, ठीक है। 1 to 6 यूनिट में से ही आएगा, इसके आगे का नहीं आने वाला है। तो देखिए आप हर यूनिट को, उस यूनिट में जितने भी चैप्टर दिए सबको अच्छे से कर लीजिए ताकि आपको आसानी हो। तो ये क्वेश्चन के आंसर देना है, ठीक है। फिर ये पढ़ना है, ये क्वेश्चन के आंसर देना है। उसके बाद देखिए सेक्शन डी में देखिए यहाँ पे डू एज डायरेक्टेड में 1 2 3, ठीक है। ये 50 51 52 ये तीनों जो है, ठीक है, इसको डू एज डायरेक्शन में देखिए इसको कैसे पता चलेगा कौन सा किसका है। तो इसको पढ़ना है, तो देखिए यहाँ पे देखिए इस तरह से इसको क्या करना है, इसको चेंज करना है। ये परफेक्ट में किया गया है, ठीक है। और ये वाला देखिए इसको किस में किया गया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसमें किया गया है, क्या बोलते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस में। और इसको लिखना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करना है, ठीक है। इस तरह से अभी मैं आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ, ईच एंड एवरी टॉपिक को डिटेल में समझाऊंगी, इस वीडियो को पूरा देखना। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें देखिए ये लैंग्वेज फंक्शन वाले कुछ सेंटेंस होते हैं, जैसे एक्सप्रेसिंग कंडीशन इन पास्ट, ठीक है। तो इस तरह के भी मैं आपको पूरे कंप्लीट वीडियो दूंगी कि देखिए पास्ट में कैसे टाइम को कैसे करते हैं, एक्सप्रेसिंग अल्टरनेटिव चॉइस को कैसे सॉल्यूशन करते हैं, एक्सप्रेसिंग हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट में कौन से एक्शन हुए उसको कैसे लिखना है, एक्सप्रेसिंग कॉन्ट्रास्ट को कैसे एक्सप्रेस करना। तो ये सारे ये 5 मार्क में आपको दिए रहेंगे। तो इसकी भी मैं एक डिटेल वीडियो बाद में डालूंगी, लेकिन इसमें मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, ठीक है। ये सेंटेंस जो है वो कंबाइन नहीं है, अच्छे से नहीं है, प्रॉपर वे में नहीं है, कुछ इसमें एरर है। इसको अच्छे से हमें क्या करना है, कंबाइन करना और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो ये भी हम देखने वाले हैं, ये भी 3 मार्क का है, ठीक है। उसके बाद देखिए कंप्लीट द पैसेज चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन यूज़ करके यहाँ पे पैसेज को क्या करना है, हमें कंप्लीट करना है। तो ये भी हम करने वाले हैं। उसके बाद देखिए सेक्शन ई में क्या आने वाला है कि ये सारी चीज़ें पॉइंट दी गई है, इसको यूज़ करके हमें 80 वर्ड्स में लिखना है, एक इसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना है डायग्राम को देखकर, ठीक है। ये भी हम सब करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऐसे लिखना है, हमें पैराग्राफ लिखना है, राइट एनी वन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 पैराग्राफ आपको दिए गए हैं, ठीक है। नेसेसिटी और न्यूसेंस, ठीक है, मोबाइल फ़ोन के, फिर ग्लोबल वार्मिंग, फिर मॉडर्न लाइब्रेरी। ये 3 में से किसी एक पर आपको अच्छे से लिखना है। ये भी लिखना इजी होता है बच्चों। देखिए यहाँ पे अलग अलग पॉइंट दिए रहते हैं, इस पॉइंट के हिसाब से आपको आइडिया मिल जाता है कि इसमें क्या लिखना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है लैंग्वेज पे, उसके बाद आप आसानी से लिख सकते हैं। और इसमें 150 वर्ड्स में लिखना है, तो आसानी से आप 6 से 7 मार्क्स आराम से इसमें गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं सेक्शन ई में और क्या है। यहाँ पे देखिए यू आर गोइंग टू डिलीवर स्पीच ऑन योर थॉट्स ऑफ फ्रीडम ऑन योर स्कूल असेंबली। स्कूल में हमने किसी स्पीच दिया है किस पे, फ्रीडम इन योर स्कूल असेंबली ड्राफ्ट इज यूजिंग द पॉइंट। तो यहाँ पे व्हाट इज़ द रियल फ्रीडम क्या है, ठीक है, उसका परसेप्शन रॉन्ग परसेप्शन लोगों के माइंड में क्या है। तो यहाँ पे अलग अलग आपको पॉइंट दिया, इसका यूज़ करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक उसके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि आप अपूर्वा आचार्य हो, यहाँ पे आपका एड्रेस दिया गया है, ठीक है। आप एप्लीकेशन जॉब लिख रहे हो, किसके लिए, राइट अ लेटर टू एडवर्टाइजर अप्लाइंग फॉर जॉब
गिव द डिटेल रिज्यूम विच यू साइन अलोंग इन द एप्लीकेशन। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जॉब के लिए एप्लीकेशन लेटर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे लेटर लिखना है, ये भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे दिया ड्राफ्ट एन ईमेल फॉर द रीएम्बर्समेंट ऑफ योर मेडिकल क्लेम। तो मेडिकल क्लेम के लिए आपको ईमेल लिखना है। तो यहाँ पे दिया, इसके ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है कि रिपोर्ट लिखो किसके बारे में, चाइल्ड लेबर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे चाइल्ड लेबर क्या होता है, ठीक है। मेरे केस मतलब हर सोसाइटी में इसके अलग अलग क्या केस है, इसकी वजह से क्या कॉज हो रहे हैं, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं ना, बच्चों पे बर्डन है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हुई है, उसके हिसाब से हमें क्या लिखना है, लेटर लिखना है, ठीक है। तो पेपर इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो इस तरह से 66 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। उसमें आपको ऑप्शन भी दिया रहेगा, घबराने की बात नहीं है। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अपेक्षित में जितना भी दिया हुआ है वो पूरा अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद में टेक्स्ट बुक में भी पीछे में 1 to 6 यूनिट में एक बार नज़र दौड़ा के देख ली कि क्या क्या चीज़ें दी गई है, ठीक है। तो आइए हम इस पूरे पेपर को हम डिटेल में करते हैं। मैं आपको लाइन बाय लाइन पूरा डिटेल में समझाने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। तो देखिए सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ड्राइवर एंड्स आर ऑलवेज ऑन द मूव। तो यहाँ पे देखिए ये ट्रू है या फॉल्स है। तो जो ड्राइवर एंड्स होती हैं वो ऑलवेज ऑन द मूव यानी हमेशा चलने के लिए तैयार होती। तो ये हमारा बच्चों क्या है, ट्रू है। क्या है, ट्रू है। सेकेंड वाला देखिए, when emotions have taken you over you can think clearly। ये हमारा क्या है, फॉल्स है। जब आप इमोशंस से जब आप घिरे हुए हैं या ज़्यादा सोचो फिक्र में हैं तो आप है ना क्लियरली सोच नहीं सकते हो, क्योंकि क्या है, आपका दिमाग उलझनों में मुब्तला रहेगा। तो इसलिए ये जो 2 नंबर पे है ये क्या है, फॉल्स है, ठीक है। अब देखिए थर्ड वन में क्या दिया, वोल्ट नेवर वैल्यूड द ओपिनियन ऑफ दूज वर्किंग विद देम। ठीक है, जो भी वोल्ट के साथ काम करता था उनकी जो राय होती थी, वोल्ट जो होता था उसकी कोई वैल्यू नहीं देता था। तो ठीक है, तो ऐसा नहीं है, वोल्ट है ना सबके ओपिनियन को सुनते थे और उनको क्या करते थे, वैल्यू देते थे, उसके बारे में सोचते थे। तो ये यहाँ पे क्या दिया है, नेवर वैल्यूड यानी नहीं करते थे, तो यानी ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, फॉल्स। ये थर्ड जो हमारा क्या है वो फॉल्स है। ठीक है, फोर्थ वन देखिए, हेलन केलर सेज एडिटर्स आर एन ओवरवर्क्ड मिसअंडरस्टूड द क्लास। ठीक है, जो एडिटर्स होते हैं यानी जो जर्नलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, और ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा काम करते हैं और क्या मिसअंडरस्टूड कर देते हैं, यानी चीज़ों को क्लास क्या कर देते हैं, गलत समझ लेते हैं। तो ये क्या है, ट्रू है। तो ये हेलन केलर ने कहा है, ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, ये वाला ट्रू है, फोर्थ वन ट्रू है। तो फर्स्ट क्या है, ट्रू है, सेकंड क्या है, फॉल्स है। ठीक है, थर्ड क्या है, फॉल्स है, और फोर्थ क्या है, ट्रू है। ठीक है, अब फिफ्थ देखते हैं, इन अनटेंडेड, और उसके बाद इन अनटेंडेड मतलब क्या होता है, इन अनटेंडेड मतलब होता है पानी से भरा हुआ, सैलाबी। ठीक है, जो पानी की जो बाढ़ वगैरह आती है तो उसको बोलते हैं इन अनटेंडेड बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेम मीनिंग इसका कौन सा आएगा, इसका सेम मीनिंग आएगा फ्लडेड, यानी फ्लडेड मतलब भी, फ्लड मतलब क्या होता है, बाढ़ होती है, पानी से भरा हुआ। ठीक है, देखो प्लफ मतलब तोड़ना होता है, सोन मतलब उगाना होता है, डिजर्टेड मतलब सहरा होता है। ठीक है, तो ये तीनों इसकी मीनिंग नहीं है। तो इन अनटेंडेड का मीनिंग क्या है, फ्लडेड है। क्या है, फ्लडेड है। ठीक है, तो ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आपको मीनिंग आते होंगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है, 6-1 देखिए, वो ओ दिया है। ओ मतलब क्या होता है, किसी को ओ करना, यानी ओ मतलब होता है ओथ। ठीक है, क्या होता है, ओथ होता है, प्रॉमिस नहीं होगा, अश्योरेंस नहीं होगा, चॉइस नहीं होगा, इसका मतलब क्या होता है, ओथ होता है। ठीक है, 7 देखिए क्या लिखा हुआ है, पौंड। पौंड मतलब क्या होता है, पाउंड मतलब क्या होता है, स्ट्राइक होता है। क्या होता है, स्ट्राइक होता है। ठीक है, पाउंड मतलब क्या होता है, स्ट्राइक मतलब हड़ताल। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, हाउ एवर डिफ़िकल्ट इट वॉज ही मैनेज टू फिनिश इट इन टाइम। तो अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट लैंग्वेज फंक्शन फ्रॉम द ब्रैकेट एंड राइट देम अगेंस्ट द गिवन सेंटेंस। तो कौन सा इसमें क्या चीज़ें बताती है। ठीक है, तो इसको पढ़ के हमें बताना है। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए 8.1 में क्या दिया है, हाउ एवर डिफ़िकल्ट इट वॉज ही मैनेज टू फिनिश इट इन टाइम। तो ये जिस काम को, जब किसी काम को करने की बात की जाती है तो इसमें क्या हो रहा है कि काम के फिनिश होने के बारे में बता रहा है। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आने वाला है एक्सप्रेसिंग रिजल्ट। इसके सामने क्या लिखेंगे, ये वाला एक्सप्रेसिंग रिजल्ट। इसमें क्या बता रहा है, नतीजा बता रहा है, ठीक है। अब 9th देखिए, लाइक मेनी अदर पीपल मुर्गन फॉलोज रिलीजन ब्लाइंडली। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि जैसे, इसका मीनिंग क्या है, जैसे दूसरे लोग हैं उसी तरह से मुर्गन जो है वो भी क्या करता है, फॉलो करता है क्या, रिलीजन को, किस तरह से, अंधविश्वास तरीके से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या शो कर रहा है, ये टॉकिंग अबाउट पर्सन इन रिलेशन टू समथिंग, ये किसी इंसान के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 नंबर में ये आने वाला है, ठीक है। तीसरा देखिए, द बैग वॉज टू हैवी टू लिफ्ट। बैग इतना वजन था कि मतलब उठा नहीं सकते। अब इसमें क्या है, इसमें क्या बता रहा है, कॉन्ट्रेस्ट बता रहा है, नहीं, इसमें क्या बता रहा है, चॉइस बता रहा है। क्या बता रहा है, चॉइस। इसमें क्या बता रहा है, एक्सप्रेसिंग चॉइस। चॉइस है, द बैग वॉज टू हैवी टू लिफ्ट, यानी इसमें आपकी चॉइस है, बैग बहुत हैवी है, आप उठाओ या ना उठाओ। तो इसमें क्या है, ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है, चॉइस कर रहा है। तो पहले में तो अभी देखिए जो 8.1 है इसमें क्या आएगा, 8.1 में आएगा एक्सप्रेसिंग रिजल्ट, 9 में आएगा टॉकिंग अबाउट पर्सन इन रिलेशन टू समथिंग, और 10th में क्या आएगा, एक्सप्रेसिंग चॉइस, ठीक है, चॉइस आने वाला है। उसके बाद देखिए 11th वाला, देखिए 11th में क्या दिया गया है, 11th में दिया गया है, अंकित व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर करियर। हाँ, अब करियर के बारे में अंकित ने क्या सोचा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बताना है, एक्सप्रेसिंग चॉइस, चॉइस बताना है। तो इसमें चॉइस बताना है तो कौन सा सेंटेंस आएगा, आई विल टेक इंजीनियरिंग। तो ये साफ साफ बोला है तो ये नहीं आएगा, ठीक है। आई विल टेक गाइडेंस ऑफ माय टीचर, ये भी नहीं आएगा। सी में देखिए, आई विल गो फॉर आईटी और ज्वाइन जर्नलिज्म, आई हैव स्टिल टू डिसाइड। तो यानी इसमें क्या बताना है, चॉइस बताना है। तो कौन सी चीज़ें चॉइस बता रही है, सी वाला। देखिए सी में 2 है ना, चॉइस बता रहा है कि आई विल गो फॉर आईटी, या मैं तो आईटी के लिए जाऊँगा, या ज्वाइन जर्नलिज्म। तो ये जो सेंटेंस है वो चॉइस बता रहा है, तो इसमें ये आएगा, सी वाला आएगा, आई विल गो फॉर आईटी और ज्वाइन जर्नलिज्म, ठीक है बच्चों। आगे देखिए 12 वाला, 12 वाले में क्या दिया गया है कि मनन हाउ इज़ योर लैपटॉप, ठीक है। मनन को पूछा है कि आपका लैपटॉप कैसा है, तो चिंतन क्या बोलेगा, एक्सप्रेसिंग कंपैरिजन। अब इसमें देखिए वही सेंटेंस को टिक करना है जिसमें कंपैरिजन हो। तो ये देखिए, अब ये पहला सेंटेंस देखिए क्या बोलता है, इट इज़ क्वाइट अनडेटेड। तो ये बहुत ही अपडेटेड, सॉरी क्वाइट अपडेटेड, तो ये अपडेटेड है। इट इज़ अ गुड एज एन एक्सपेंसिव वन, ये भी बता रहा है कि अच्छा है लेकिन महंगा है। तो इसमें इस दोनों सेंटेंस में कंपैरिजन अभी नहीं आया है, ठीक है। 3rd वन देखते हैं, पता है, नोट लेटेस्ट बट सर्व माई पर्पस, ठीक है। पुराना नहीं है, नया नहीं है, लेकिन क्या करता है, जो मेरे काम है उसको कर देता है। वेल कम्फाइड टू मीट माई रिक्वायरमेंट, तो ये भी नहीं। तो इसमें कौन सा आने वाला है, सी आएगा। नोट लेटेस्ट, नया नहीं है, ठीक है, बट सर्व माई पर्पस, या लेकिन ये मेरे काम को कर रहा है। तो ये हमारा सी आने वाला है, क्योंकि इसमें क्या है, कंपैरिजन आ गया कि नया नहीं है लेकिन काम कर रहा है, ठीक है। कंपेयर कर रहा है, मतलब वो पुराना है लेकिन क्या है, काम कर रहा है, यानी कंपैरिजन कर रहा है, ठीक है। नया पुराने का कंपैरिजन है, ठीक है। तो ये सी वाला आएगा। 13 देखिए, 13 में क्या लिखा है, जतिन वाई डिड यू नॉट हेल्प योर फ्रेंड, कि आपने अपने फ्रेंड की मदद क्यों नहीं की, ठीक है। जतिन योर फ्रेंड, आपने अपने दोस्त की मदद क्यों नहीं की। तो यहाँ पे क्या लिखना है, एक्सप्रेसिंग कंडीशन इन पास्ट, यानी ऐसा एक्सप्रेस करना है ये कंडीशन किसकी, पास्ट की हो, ठीक है। पास्ट में कैसे उसको करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट देखिए क्या दिया है, शी डिड नॉट इन्फॉर्म मी दैट शी वॉज इन ट्रबल, I was not in good terms with her at that time. If she had informed me, I would surely have helped her. Though she informed me, I was unable to help her because of my illness, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट आएगा, तो देखिए एक्सप्रेसिंग कंडीशन इन पास्ट में इस तरह से लिखते हैं कि आप जो है, ये दिव्या है वो पास्ट में बता रही है कि वो उसको क्यों नहीं मतलब मदद कर पाई। तो यहाँ पे जो करेक्ट आएगा वो क्या आएगा, सी आएगा। कैसे आएगा देखिए, ये शी हैड इन्फॉर्म मी, अगर वो मुझे बताती तो आई वुड श्योरली हैव हेल्प हर, तो मैं उसकी ज़रूर से यकीनन मदद करती, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सी आने वाला है, ठीक है, एक्सप्रेसिंग कंडीशन पास्ट, तो ये पास्ट में है। देखिए
ठीक है, ये पास्ट सेंटेंस भी है तो ये इस तरह से पास में आएगा। पास तो सभी है लेकिन सब में आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वो कुछ अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये जो सेंटेंस है वो परफेक्ट है। ठीक है, ठीक है, तो इस इफ़ वाला है। ठीक है, इफ़ वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, बीच में कॉमा आया है, तो ये सारी इसकी कंडीशन होती है जो मैं अगले वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगी कि आप किस तरह से पता लगा सकते हैं। ठीक है, 14 वाला देखिए, वाई डोंट यू टेक अप दिस प्रोजेक्ट, आपने इस प्रोजेक्ट को क्यों नहीं लिया। तो इसमें एक्सप्रेसिंग कॉन्ट्रास्ट है। जब कॉन्ट्रास्ट में कोई चीज़ें होती है यानी एक दूसरे के खिलाफ में मुखालिफ में बतानी होती है तो हम वो सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं जिसमें दो ऐसे वर्ड हों जो एक दूसरे को अपोजिट मतलब खिलाफत बयान करते हों। ठीक है, तो खिलाफ में हो, ठीक है, एक दूसरे के मुखालिफ वर्ड हों तो ऐसे वर्ड को इस्तेमाल करते हैं, चूज़ करते हैं। हाँ, फर्स्ट वन देखिए, बिकॉज यू डोंट हैव ट्रस्ट ऑन मी, तो ये नहीं होगा। ठीक है, सिंस आई हैव लॉस्ट योर ट्रस्ट आई वुड नॉट डेयर टू टेक इट अप, तो इसमें भी ऐसा कोई वर्ड नहीं है, नहीं होगा। सी देखिए, इफ़ आई टेक अप इट अप, ठीक है, आई विल नॉट एबल टू फिनिश इन टाइम, तो ये भी नहीं है, अगर मैं उसे लेता तो मैं टाइम पर फिनिश नहीं कर पाता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक आया है, दो आई पुट इन बेस्ट ऑफ माई एफर्ट्स यू आर श्योर टू हैव फाइंड फॉल्ट विथ मी। ठीक है, विथ इट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस सेंटेंस में ऐसे सेंटेंस हुए हैं, बेस्ट ऑफ माई एफर्ट्स और यहाँ पे देखिए फॉल्ट विथ, ये दोनों क्या करते हैं, कॉन्ट्रास्ट बताते हैं कि काम कितने भी अच्छे होता है आप क्या करते हैं, फॉल्ट निकालते हैं। तो इसमें टू ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं जो एक दूसरे को क्या बता रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं, तो इसीलिए ये इसका करेक्ट आंसर होगा डी वाला। ठीक है, डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक्सप्रेसिंग कॉन्ट्रास्ट में ऐसे सेंटेंस हम चूज़ करते हैं जिसमें ऐसे दो वर्ड हों जो एक दूसरे की मुखालिफत बयान करते हैं, उनके मीनिंग। ठीक है, तो ये इस 14 में डी आने वाला है। आप 15 देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस टू गेट अंडरलाइन वर्ड फ्रेज एज देयर आंसर्स। तो यहाँ पे एक ऐसे, ये देखिए ये अंडरलाइन में जो वर्ड दो दिए गए हैं इसके लिए एक ऐसे क्वेश्चन हमको चूज़ करना है जो उसका करेक्ट मीनिंग दो। ठीक है, यानी क्वेश्चन अगर पूछा जाए आप कहाँ जा रहे हैं, मैं बोल रही हूँ मैं जा रही हूँ मार्केट, तो आप मुझसे क्वेश्चन क्या पूछोगे कि आप कहाँ जा रहे हो, ये नहीं बोलोगे कि आप क्या कर रहे हो। तो यानी ऐसा फ्रेज, ये जो फ्रेज वाले वर्ड दिए गए हैं, ठीक है, वर्ड या फ्रेज दिए गए तो उसके लिए एक प्रॉपर क्वेश्चन को फ्रेम करना, इसमें हम ये करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम स्टार्ट करते हैं। इवन एट द एज ऑफ 85 नाना वुड कीप क्विबलिंग विथ नानी। ठीक है, 85 की एज में भी नाना क्या करते थे, क्विबलिंग विथ नानी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कौन सा करेक्ट आएगा, इसमें सी आने वाला है। व्हाट वुड नाना डू इवन एट द एज ऑफ 85, 85 की एज में भी वो क्या करते थे, वुड कीप क्विबलिंग, तो यानी इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, सी आएगा। 16 देखिए, रेड एंड्स इन यूरोप कीप अदर एंड एज ए स्लेव। अदर एंड्स, दूसरी एंड्स को क्या करती थी, स्लेव रखती थी, तो क्या करती थी, तो व्हाट टू। ठीक है, ये सेकंड वाला आएगा। ठीक है, व्हाट डू रेड एंड्स इन यूरोप डू विथ अदर एंड्स, दूसरे एंड के साथ क्या करती थी। अब ये कहाँ पूछा होता तो वेयर वाला आता, कौन सा पूछा होता, मतलब अगर यहाँ पे रेड एंड पे होता तो विच वन आता। ठीक है, हाउ आता, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया, स्लेव रखती है ना, तो व्हाट वाला आएगा। व्हाट डू रेड एंड्स इन यूरोप डू विद द अदर एंड्स। समझ रहे होंगे आप कि मेरे कहने का मतलब, यानी कि जैसा वर्ड है उसी तरह से क्वेश्चन भी फ्रेम होगा। ठीक है, 17 देखिए, द वर्कर्स हैव नो लिबर्टीज ऑफ देयर ओन। ठीक है, अब क्या नहीं है, उनको लिबर्टी नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हु, व्हाट है ना। अब 3 सेंटेंस व्हाट वाले, तो पहले ये हु वाला कट कर दो, ये तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, नो लिबर्टीज, तो ये डू वर्कर्स, डू वाला भी कट कर दो, है ना, डू वाला भी कट कर दो। अब यहाँ पे नोट है, देखिए इस सेंटेंस में नोट है तो ये नो वाला, नोट वाला आएगा। ठीक है, तो यानी हमारा आंसर सी करेक्ट होगा। समझ रहे हैं आप लोग, इस तरह से करेंगे। व्हाट डू वर्कर्स नोट हैव ऑफ देयर ओन। ठीक है, ये नो वाला आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे व्हाट वर्ड जब इस तरह से 3 कंफ्यूजन हो तो यहाँ पे देख लीजिए कि
पूरा सेंटेंस में क्या है तो वो वाला आना है, सी वाला आएगा। अब यहाँ पे देखिए 18 वाला देखिए, वोल्ट यूज टू वंडर थ्रू द पार्क, ठीक है, थ्रू द पार्क, तो कहाँ पे, पार्क में, तो हु वाला नहीं आएगा, वोट वाला नहीं आएगा, हाउ वाला नहीं आएगा, वेयर वाला आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, से, सी वाला, वेयर डिड द वोल्ट यूज टू वंडर, कहाँ, थ्रू द पार्क, तो ये वाला इस तरह से होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन फ्रेम करने वाला अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसमें इजीली 4 मार्क्स आराम से ले सकते हैं मेरे बच्चों। आइए हम सेक्शन बी देखते हैं। तो बच्चों सेक्शन बी में देखिए 1 to 6 यूनिट के अंदर ही आपको सीन पैसेज आने वाले हैं, सीन पैसेज आने वाले हैं। तो सारे जो चैप्टर हैं आप अच्छे से उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। रीड को, पोएम को, प्रोस पोएम दोनों यानी नसर और नज़म दोनों को भी अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए 10 मार्क्स का है, यहाँ पे 1 2 3 पैराग्राफ एक पीछे, ठीक है, इस तरह से दिया जाएगा। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी में देखिए पहला हम लोग पढ़ते हैं, आई वॉज लेट कमिंग बैक होम बट आई डिड फील क्वाइट अनबर्डन्ड एंड a lot less worried by what डॉक्टर कम्बल हैड सेड। देखिए इसका मीनिंग क्या है कि आई वॉज लेट कमिंग बैक, ठीक है, मैं क्या कर रहा था, घर जो है मैं देरी से आ रहा था, बट आई डिड फील क्वाइट अनबर्डन, मैं हल्का महसूस कर रहा था। फील क्वाइट अनबर्डन मतलब होता है हल्का महसूस कर रहा था। एंड अ लॉट लेस वरीड बाय व्हाट डॉक्टर कम्बल हैड सेड, तो मुझे लेस वरीड मतलब मैं लॉट लेस वरीड मतलब बहुत ही कम मैं चिंतित था, बहुत ही कम, ठीक है, बहुत ही कम, ठीक है। दो आई थॉट द वे नाना मेड हीज एडजस्टमेंट, मैं सोच रहा था कि नाना ने कैसे अपना एडजस्टमेंट किया विथ नानी, वी टू शुड मेक एडजस्टमेंट विथ हिम, हमें भी उसके साथ वैसा ही एडजस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा, आई रीच होम, मैं घर पहुंचा, व्हेन आई वॉकड इनटू नानाज रूम, मैं नाना के रूम में जब गया, टू वेक हिम अप, उसे जगाने के लिए, टू वेक हिम अप यानी उसको जगाने के लिए। आई फाउंड हिम स्लीपिंग इन नानीज बेड, मैंने देखा कि वो कहाँ है, नानीज के बेड पे है। फाउंड यानी पाया उसे नानी के बेड पर। आई लिफ्टेड द ब्लैंकेट, मैंने ब्लैंकेट को खींचा, टू वेक हिम अप, उसको उठाने के लिए, मैंने जगाने के लिए कम्बल को उठाया। आई वॉज स्टन यानी मैं दंग रह गया, स्टन मतलब क्या होता है, दंग रह जाना। ही वॉज स्लीपिंग इन नानीज धोती एंड ब्लाउज, वो क्या किया था, नाना नानी की धोती और ब्लाउज पहनकर सो रहा था, तो ये देखकर मैं दंग रह गया, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया गया है, हाउ डिड द राइटर फील आफ्टर कमिंग बैक होम एंड वेयर वॉज नाना स्लीपिंग, ठीक है। अब नाना कहाँ स्लीप कर रहा था, नानी के बेड पे स्लीप कर रहा था, और उसको घर पे फील आ रहा था, तो क्या फील कर रहा था, वो क्या था, फील अनबर्डन और लेस वरीड। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे बताती हूँ मैं आपको। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे, हाउ डिड द राइटर फील, हाउ डिड द राइटर फील आफ्टर कमिंग बैक होम, ठीक है, ये जुलाई 2019 में पूछा गया पैराग्राफ। देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे, आफ्टर कमिंग बैक होम, इतना पहले लिख लिया, कॉमा दे दिया। द राइटर फेल्ट, देखिए डिड है तो ये फील है, फील का सेकेंड फॉर्म लिख देंगे, फेल्ट लिख देंगे, क्वाइट अनबर्डन एंड अ लॉट लेस वरीड, ठीक है। क्वाइट अनबर्डन है ना, मतलब खुद को हल्का महसूस कर रहा था, अ लॉट लेस वरी बहुत ही कम चिंता में था, ठीक है, बहुत ही कम, थोड़ी सी मतलब। उसके बाद देखिए क्या दिया है, वेयर वॉज नाना स्लीपिंग, नाना कहाँ सो रहा था। तो अभी नाना के बारे में बात हो रही, तो नाना पहले लिखेंगे, वॉज लिखेंगे, स्लीपिंग लिखेंगे, नाना वॉज स्लीपिंग कहाँ, इन नानीज बेड वियरिंग नानीज धोती एंड चोली, नानी का धोती और ब्लाउज पहनकर सो रहा था, ठीक है। इस तरह से इसको अटेम्प्ट करना। अब देखिए ये सेकंड पैराग्राफ है, हम इसे करते हैं, ठीक है। देयर आर एंड्स दैट कीप अदर एंड्स एज ए स्लेव, है ना, ऐसी बहुत सी एंड थी जो दूसरी एंड को क्या रखती थी, स्लेव, मतलब कैसी रखती थी, मजदूर, ठीक है, सॉरी मजदूर नहीं, स्लेव मतलब होता है गुलाम, ठीक है, गुलाम। तो देयर आर एंड्स दैट कीप अदर एंड एज ए स्लेव, कुछ ऐसी चूटियाँ थी जो दूसरी चूटियों को कैसे गुलाम रखती थी।
one such type of a powerful red ant which are found in Europe। ऐसी लाल कलर की पावरफुल यानी ताकतवर चींटियाँ जो कहाँ पाई जाती हैं, यूरोप में। Their slaves are taken from a type of black ant which is smaller in size। तो वो कहाँ से अपने गुलाम उठाती थी, ऐसे ब्लैक कलर की जो चींटियाँ होती थी जो स्मॉल छोटी साइज में होती थी वहाँ से। When the red ants want slaves, जब उन रेड एंट को गुलाम चाहिए होते थे, they ambush मतलब क्या होता है, अपहरण करना, मतलब क्या करना, किडनैप करना। ambush the nest of the black ants, सॉरी यहाँ पे देखिए एम्ब्यूश मतलब क्या होता है, घात लगाना। द नेस्ट ऑफ द ब्लैक एंड्स एन अबेंडेंट ऑफ सम देयर एग्स, मतलब क्या हुआ, देखिए when the red ants want slave, जब वो रेड जो एंट होती थी उनको जब स्लेव चाहिए होते थे, दे एम्ब्यूश तो वो क्या करती थी, घात लगा के रखती थी। द नेस्ट ऑफ द ब्लैक एंट्स, एंड ब्लैक जो एंट होती थी उनके नेस्ट, उनके घोंसलों पे क्या करती थी, एम्ब्यूश मतलब घात लगा के रखती थी, देखती रहती थी, ठीक है, घात लगाए रहती थी शिकार के। और उसके बाद में क्या करती थी, जैसे ही वो एंट्स लोग यहाँ वहाँ जाती थी उनके अंडे को क्या करती थी, अब डक्ट यानी उनके कुछ अंडों को क्या कर लेती थी, चुरा लेती थी, ठीक है, मतलब किडनैप कर लेती थी। अब डक्ट मतलब क्या होता है, किडनैप करना, अपहरण करना। तो ये लाल कलर की चींटियां ऐसे करती थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या दिए गए हैं, विच टाइप ऑफ एंड्स कीप अदर एंड्स एज ए स्लेव, तो कौन सी होंगी, रेड एंड्स है ना, कीप द अदर टाइप्स ऑफ एंड एज ए स्लेव। व्हाट डू रेड एंड्स एम्ब्यूश द नेस्ट ऑफ द ब्लैक एंड्स, ठीक है, दे अबडक्ट सम ऑफ देयर एग्स, ठीक है। तो अब ये इसका जवाब है कि वो क्या करती थी, उसके अंडों को क्या कर लेती थी, चुरा लेती थी। क्यों, उन्हें क्या बनाने के लिए, स्लेव बनाने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, आइए समझते हैं डिटेल में। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, विच टाइप ऑफ एंड्स कीप द एंड्स एज ए स्लेव। तो पावरफुल रेड एंड्स फाउंड इन यूरोप कीप द अदर एंड्स एज ए स्लेव, ठीक है, इस तरह से लिखना है। ये मार्च 2018 में पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए, वाई डू रेड एंड्स एम्ब्यूश द नेस्ट ऑफ द ब्लैक एंड्स, तो ब्लैक एंड्स को घात क्यों लगा के रखती थी। द रेड एंड्स एम्ब्यूश द नेस्ट ऑफ ब्लैक एंड्स टू गेट स्लेव फ्रॉम फॉर देमसेल्फ, वो अपने लिए उन लोगों को क्या करना चाहती थी, गुलाम बनाने के लिए उन पर धाक लगा के रखती थी। तो इस तरह से इनका आंसर लिखेंगे, ठीक है। अब ये थर्ड पैराग्राफ देखते हैं, वी आर नॉट फ्री अनलेस द मैन हु फ्रेम एंड एग्जीक्यूट द लॉ रिप्रेजेंट इंटरेस्ट ऑफ द लाइव्स ऑफ द पीपल एंड नो अदर इंटरेस्ट। The ballot does not make a free man out of the waste slave. There has never existed a truly free democratic nation in the world. From time immemorial, men have followed with blind loyalty the strong man who had power of money and armies. तो इस पूरे पैराग्राफ में क्या बताया गया कि हम लोग हमें कभी भी फ्री नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो ये सोसाइटी है उनको कुछ ऐसे लोग चला रहे हैं जिनके पास क्या है, जो वो स्ट्रांग है, उनके पास पावर है, पैसा है, तो वो हमेशा क्या करते हैं, कुछ अपने इंटरेस्ट के लिए ऐसे कानून बनाते हैं। जो आदमी जो गरीब होता है उसको क्या करते हैं, स्लेव बनाते हैं, मतलब अपना गुलाम बनाते हैं और उस तरह से काम करते हैं। और जो आदमी ईमानदार होता है वो हमेशा उनको अंधों की तरह फॉलो करता है। तो इस पैसेज का यही मीनिंग है। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ फार आर द दे नॉट फ्री अकॉर्डिंग टू हेलन केलर, ठीक है, कि किस तरह से फ्री नहीं होंगे। हाउ वाई डज हेलन केलर से देयर हैज़ नेवर एग्जिस्टेड अ ट्रूली फ्री एंड डेमोक्रेटिक नेशन इन द वर्ल्ड। तो वाई मतलब ऐसा क्यों कहा है हेलन केलर ने कि फ्री हमारा डेमोक्रेटिक नेशन पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं एग्जिस्ट करता है, ऐसा क्यों कहा गया है। तो आइए देखते हैं इसको, क्योंकि इसको क्या होगा, इन नेशन को कहीं ना कहीं ऐसे लोग चला रहे हैं जिनके पास क्या है, पैसा है, आर्मी है, और वो अपने पावर का इस्तेमाल करके इसको चलाते हैं अपने हिसाब से। इसीलिए हेलन केलर ने कहा है कि फ्री डेमोक्रेटिक ट्रूली फ्री डेमोक्रेटिक नेशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, आइए मैं आपको बताती हूँ।
According to Helen Keller, they are not free from till the men who frame and execute the laws represent the interests of the lives of the people and no other interest. तो इस तरह से क्योंकि इंसान ही बना रहा है कि वो कब तक फ्री नहीं होगा, जब तक कि कोई इंसान अपने हिसाब से कानून ना बनाए। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि सब क्या कर रहे हैं, अपने हिसाब से कानून को फ्रेम कर रहे हैं, फिर एग्जीक्यूट कर रहे हैं और वो लोगों के इंटरेस्ट के लिए वो अपने, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ट्रूली फ्री डेमोक्रेटिक नेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या है, वाई डज हेलन केलर से देयर हैज़ नेवर एग्जिस्टेड अ ट्रूली फ्री डेमोक्रेटिक नेशन इन द वर्ल्ड। ऐसे क्यों कहा है कि यहाँ पे फ्री डेमोक्रेटिक नेशन नहीं होगा वर्ल्ड में। डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है, डेमोक्रेटिक मतलब ये होता है कि लोगों के लिए, लोगों के ज़रिए और लोगों की भलाई के लिए बनाया जाने वाला कानून। तो ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्यों? अब यहाँ पे देखिए, हेलन केलर सेज देयर हैज़ नेवर एग्जिस्टेड अ ट्रूली फ्री एंड डेमोक्रेटिक नेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, इस तरह से बिकॉज फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत ही पुराने अरसे से, मैन हैव फॉलोड द स्ट्रॉन्ग मैन विथ पावर ऑफ मनी आर्मीज विद द ब्लाइंड लॉयल्टी, कि ऐसे इंसान उस इंसान को फॉलो करते हैं जो ताकतवर हो, कैसे, पैसे में, आर्मीज हो उसके पास, तो ऐसे लोगों को इंसान क्या करते हैं, मैन क्या करते हैं, फॉलो करते हैं ब्लाइंडली, यानी ब्लाइंड लॉयल्टी यानी अंधविश्वास है उनके ऊपर, अपनी वफादारी से उनको फॉलो करते हैं, इसलिए ऐसा मुमकिन नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पैराग्राफ में, लाइफ बिकम्स टू हैक्टिक, जब ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ हो जाए, वी कैन एंड अप फीलिंग मेंटली टाइड इन नॉट्स, तो हम दिमागी तौर से क्या हुआ, एक गांठ बांध के रख लिए हों। ठीक है, नथिंग सीम्स ईजी एंड पॉजिटिव, हमें कुछ भी आसान और पॉजिटिव ना लगे। ठीक है, पेसिमिज्म सेट्स इन, ठीक है, हम क्या हो जाए, निराशावाद हो जाए, मतलब पेसिमिज्म सेट्स इन मतलब मायूसी छा जाए, एंड वी कैन नॉट सी अ वे, हमें कोई रास्ता दिखाई ना दे, आउट ऑफ आवर करंट प्रॉब्लम, जो हमारी अभी की समस्या है उसमें हमें कोई भी रास्ता दिखाई ना दे, वी कैन ओपन अ सोर्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने दिमाग में ऑप्टिमिज्म मतलब आशावाद बन सकते हैं, एक उम्मीद की किरण जगा सकते हैं, अ टेक्निक ऑफ एंटीसिपेटिंग सक्सेस। ठीक है, ऐसी टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं, किसकी, एंटीसिपेटिंग सक्सेस, यानी ऐसा सोच सकते हैं कि हमें क्या हो, सक्सेस मिलेगी। ठीक है, सेटल बैक इन चेयर एंड क्लोज योर आइज, तो हमें क्या करना चाहिए, चेयर पे बैठ जानी चाहिए और अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए। एक्सपीरियंस विथ ऑल योर सेंसेस एंड इट फील्स लाइक हैव अचीव्ड समथिंग एंड एंजॉय द रिजल्टिंग फीलिंग ऑफ रिलीफ एंड इलेशन। ठीक है, आप ऐसा एक्सपीरियंस करो कि आपको कुछ मिल गया है, आप खुशी महसूस कर रहे हो, आपको राहत हो गई, इलेशन मतलब आपको क्या हो गई है, खुशी मिल गई है, रिलीफ मतलब राहत, इलेशन मतलब खुशी। ठीक है, हैंग ऑन द पॉजिटिव फीलिंग, यानी हैंग ऑन मतलब क्या होता है, लटका देना, लेकिन यहाँ पे होता है पॉजिटिव फीलिंग को क्या करना है, बरकरार रखना है, एंड ब्रिंग देम बैक, उसको वापस लाना है, विथ यू इनटू द हियर एंड नाउ, इसको अभी इसी वक्त इसी जगह पे वापस लाना है, ओपन योर आइज अगेन। इसका पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है कि जब लाइफ में आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो जाए और आपको लगे कि कहीं से कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है, आप नेगेटिव थिंकिंग करें, तो क्या करना है, आराम से बैठ जाना है, आंखें बंद करनी है और अपने आप से बोलना है कि हाँ अभी भी यहाँ पे क्या होप है, कुछ हो सकता है। ठीक है, और फिर अपनी आंखें खोलना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है, व्हेन डज पेसिमिज्म सेट इन, यानी कब आप क्या हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। गिव टू वेज टू एंटीसिपेट द सक्सेस, सक्सेस के मौके को मुतवक्का बनाने के ऐसे क्या बना, टू वेज देना है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, आइए देख। तो देखिए इसमें व्हेन डज पेसिमिज्म सेट इन, ठीक है, आप कब मायूस हो जाते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे, व्हेन लाइफ बिकम टू हेक्टिक, यहाँ से इतना। ठीक है, उसके बाद वी कैन, इस यहाँ से इतना लिखना है, व्हेन लाइफ बिकम्स टू हेक्टिक, है, नथिंग सीम्स इजी एंड पॉजिटिव, देन पेसिमिज्म इज सेट इन। ठीक है, इस तरह से यहाँ से इतना लिख देना है। ठीक है, या आप यहाँ से पूरा यहाँ तक भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए 26 जो क्वेश्चन है, गिव टू वेज टू एंटीसिपेट सक्सेस। टू वेज कौन सा है, अब यहाँ पे देखिए ये वाला है,
experience with all your sense that what is feel like to have achieved something and enjoy the resulting feeling or relief of relation। यहाँ से इतना ये आप लिख देंगे तो यहाँ पे ये 2 वेज है कि आप एक्सपीरियंस करो अपने सेंस से और आप उसको एंजॉय करो। तो आप क्या कर सकते हैं, एंटीसिपेट कर सकते हैं किसको, सक्सेस को। ठीक है, अब यहाँ आगे का पैराग्राफ देखिए। द ओवरवेलमिंग सक्सेस ऑफ वर्ल्ड्स क्रेजी आइडिया triggered a dramatic about face in the Disney fortune. Yet success never changed world. He remains simplest. He remained simplest man of men. He hated parties and his idea of night out was a burger and chili at some little restaurant. His only extravagance was the miniature railroad that ran around the ground of his home. What do you do with all your money? ठीक है, a friend once asked him, pointing at the studio wall, said, I fertilized that field with it, and it's true that the world plugged money back into the company almost as fast as it came in. यानी जो इतनी ओवरवेलमिंग यानी इतनी ज़्यादा सक्सेस मिलने के बाद भी जो वर्ल्ड था वो कभी भी क्या हुआ, जैसा था वो वैसे ही था, कभी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, वो वैसे ही सिंपल इंसान था और वो अभी भी देर रात तक पार्टी करना, बाहर रहना, उससे उसे नफ़रत थी। उसके लिए पार्टी क्या थी कि जो नियरेस्ट जो रेस्टोरेंट हो छोटा मोटा, वहाँ उसको बर्गर और चिल्लीज़ खाना, उसके लिए वही पार्टी थी, चिल करना। और उसके लिए एक्स्ट्रा जो चीज़ थी वो क्या थी, उसके घर के सामने जो मिनी छोटी ट्रेन चलती थी ग्राउंड में, उसके लिए वो सारी चीज़ें ही इम्पॉर्टेंट थी। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार उसके दोस्त ने पूछा कि आप इतने पैसे कमा रहे, इसका क्या करोगे? तो उसने स्टूडियो की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा कि मैं उसमें आई फर्टिलाइज द फील्ड, मतलब मैं क्या करूँगा, मेरे लिए ये एक फील्ड है, ये मेरा स्टूडियो, जितने भी पैसे आएंगे मैं इसमें कंपनी में लगा दूंगा। तो जैसे ही उसके पास जितने भी पैसे आते थे वो क्या करता था, अपने स्टूडियो में लगा देता था। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन दे है, व्हाट वाज वेयर एनी इफेक्ट ऑफ ओवरवेलमिंग सक्सेस ऑफ द डिज्नीलैंड एक्सप्लेन, है ना, कि क्या कोई इफेक्ट था ओवरवेलमिंग सक्सेस का डिज्नीलैंड पर। और व्हाट डिड द वर्ल्ड डू विद द मनी ही अर्न अबंडेंटली, कि जितने ज़्यादा पैसे कमाए उसने उसका क्या किया। तो आइए आंसर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिखा है, राइट टू एनी 2 शॉर्ट नोट्स फोकसिंग ऑन द क्वेश्चन पॉइंट। अब 29 एंड 2030 में हमें क्या करना है, 2 शॉर्ट नोट्स लिखना है 6 मार्क्स के लिए, यानी एक शॉर्ट नोट जो है वो 3 मार्क्स का है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया वॉज चाइल्डहुड एंड बिगिनिंग ऑफ हिज करियर। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, इनका इस्तेमाल करके यूज़ करके हमें क्या करना है, लिखना है शॉर्ट नोट। फिर एक्सरसाइज टू डील विद द मेंटल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस को कैसे डील कर सकते हैं, यहाँ पे सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको इसका यूज़ करके क्या लिखना है, ये लिखना है। ठीक है, यहाँ पे हेलन केलर के बारे में लिखना, और यहाँ पे एंड्स हैव ग्रेट एडेप्टेंस एंड इलस्ट्रेट, तो यहाँ पे इस तरह से लिखना है। तो कोई 2 के बारे में लिखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके अपेक्षित में दी गई है, इसमें से मैं आपको एक करवाती हूँ। ठीक है, और उस हिसाब से आप कर लेना। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे चारों दिए गए हैं, वॉल्ट एज ए चाइल्डहुड। ठीक है, वॉल्ट एज ए चाइल्ड ऑफ बिगिनिंग ऑफ हिज करियर। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ से लिख लीजिए। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए रखती हूँ ऐसे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद सेकेंड वाली शॉर्ट नोट देखिए, एक्सरसाइज टू डील विद द मेंटल स्ट्रेस। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से लिखना है, ओवर थिंकिंग, सेल्फ हिप्नोसिस, स्क्रीन एक्सरसाइज एंड एंटीसिपेटिंग, इस तरह से अलग अलग पॉइंट्स में दिखा के लिखना है। ठीक है, तो इसकी भी आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए कि किस तरह से लिखना है। ठीक है, एंड हैव ग्रेट अडेप्टनेस इलस्ट्रेट, तो एंड के पास बहुत ही ग्रेट क्या है, अडेप्टनेस है, मतलब किसी भी चीज़ को अडेप्ट कर सकती है हम इंसानों की तरह। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, इस तरह से इसको यहाँ पे इस तरह से लिखना है, तो इसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस तरह से इसको लिखना है। ठीक है, आप 2-3 बार रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से लिखना है, ये सारे पॉइंट का इस्तेमाल करके किस तरह से लिखना है। ठीक है, 3 मार्क्स के लिए।
ठीक है, यहाँ पे भी दिया हुआ है। ठीक है, आप ये भी देख लीजिए अच्छे से। इस तरह से यहाँ पे ख़त्म हुआ है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ है। अब देखिए सेक्शन बी में बस ये दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद हमारा सेक्शन सी है, सेक्शन सी स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए देखिए, अब ये जो हमारा पैराग्राफ है ना, ये बेटा टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 13 पे है। ये 13 पे पेज नंबर पे पैराग्राफ में थर्ड नंबर है, यानी 4 पैराग्राफ टोटल लिए तो तीसरे नंबर वाले पैराग्राफ का ये दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस एक्टिविटी, है ना, वॉल्ट वॉज डैश विथ हिज फैटल इलनेस। फैटल मतलब ऐसी बीमारी जिसमें इंसान की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। ठीक है, आई हर्ड हिम रिफर टू दिस ब्लो ओनली वंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा। तो सबसे पहले देखिए कितने वर्ड दिए गए, 4 दिए गए। ब्लो दिए गए, डिस्परेटली दिए गए, स्ट्राइकन दिए गए, ट्रेजेडी। ये तो नहीं आने वाला है ब्लो, क्योंकि ब्लो यहाँ पे है तो ये नहीं आने वाला है, इसको कट कर दो। ठीक है, क्योंकि इसका यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट में क्या आएगा, तो ये ट्रेजिडिकली यानी ट्रेजिक यानी किसी ट्रेजिक हो जाना। ठीक है, ट्रेजिडी हो जाना मतलब ऐसी घटना, मतलब जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता है ना, तो ट्रेजिडी बोलते हैं ना। तो यहाँ पे आएगा ट्रेजिकली इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस एक्टिविटी, काम के दरमियान में वॉल्ट वॉज स्ट्राइकन मतलब होगा बीमार पड़ जाना। ठीक है, स्ट्राइकन मतलब क्या होता है, बीमार पड़ जाना। यहाँ पे वॉल्ट वॉज स्ट्राइकन विथ हिज फैटल इलनेस, यानी ऐसी बीमारी जो जिससे मौत हो जाए। आई हर्ड हिम रिफर टू दिस। अब यहाँ पे डिस्पैरेटली मतलब क्या होता है, सीरियसली, क्या होता है, सीरियस हो गया था बहुत ज़्यादा, तो ब्लो ओनली वंस। ठीक है, एक बार मतलब। ठीक है, मतलब उसकी सांसें चली तो क्या हुआ, सॉरी, मतलब यहाँ पे ये डिस्पैरेटली आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रेजिडिकली आएगा, यहाँ पे आएगा स्ट्राइकन आएगा, और यहाँ पे आएगा डिस्पैरेटली। ठीक है, ट्रेजिकली मतलब क्या होता है, ट्रेजिडी हो गई मतलब अचानक, ठीक है, बीमार पड़ गया, वॉल्ट वॉज स्ट्राइकन, बीमार पड़ गया, और डिस्पैरेटली यहाँ पे आएगा यानी सीरियस। ठीक है, उसके बाद देखिए अब सेक्शन सी स्टार्ट होगा। यहाँ पे देखिए इसको पढ़ना है और यहाँ पे इसका आंसर देना है, और यहाँ पे ये कितने मार्क का है, 5 मार्क का है। ठीक है, 5 मार्क का है। तो यहाँ पे देखते हैं, पढ़ते हैं। इन अटेम्प्ट ऑफ ब्लॉक माई शॉट माई ओपोनेंट चैलेंज me in mid-air, but instead of heading the ball, her body slammed into mine, leaving me unconscious in the middle। यानी जो खेल के दौरान क्या हुआ था, उसका ओपोनेंट यानी उसका जो था अपोजिट में, उसने क्या किया, उसको चैलेंज किया बीच में, और उसने क्या किया, बॉल को क्या किया, गेंद को उसकी तरफ लेके उसकी तरफ बढ़ गया, और उसकी बॉडी जो है, उसकी बॉडी से क्या हुआ, टकरा गई, और वो इतनी बुरी तरह गिरा कि वो अनकॉन्शियस हो गई, यानी उसको बहुत ही तेज़ उसको झटका लगा और वो बेहोश हो गया। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ द फील्ड। ठीक है, उसके टीम मेट जो थे वो शाउटेड क्राइज ऑफ विक्ट्री एंड हॉरर एट द सेम टाइम। तो उसके हॉरर मतलब डर गए, और विक्ट्री मतलब जीत, क्राई। तो उनके जो टीम मेट थे, जब मैं गिर गया तो मेरे जो टीम मेट थे वो क्या किए, वो ज़ोर से चिल्लाए, जीत की खुशी भी थी और डर भी था। ठीक है, When I regained conscious, यानी जब मुझे होश आया, I found myself in a hospital bed, मैं अपने आप को कहाँ, हॉस्पिटल बेड पे पाया, सराउंडेड बाई माई फैमिली, फ्रेंड एंड टीममेट। मेरे आजू बाजू कौन थे, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, और जो मेरे टीम के प्लेयर थे। ऑल्सो एट माई साइड वे डॉक्टर, एक साइड उसके डॉक्टर थे, एंड द डिटरमिनेंट्स ऑफ माई फ्यूचर, और फ्यूचर में उसके जो आगे बढ़ाने वाले लोग थे। ठीक है, इन द मैटर ऑफ मोमेंट दे वुड टेल मी द सीरियरिटी ऑफ माई इंजरीज। फिर उन्होंने बताया कि मैं कितना ज़्यादा मुझे इंजरी हुई है। तो ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ वॉज द राइटर हर्ट, राइटर को कैसे हर्ट हुआ। तो यहाँ पे देखिए, इन अटेम्प्ट टू ब्लॉक द शॉट, राइटर ओपोनेंट चैलेंज हर इन मिड एयर, बट इंस्टेड ऑफ हेडिंग द बॉल, हर body slammed into the writers and the writer became unconscious in the middle of the field। ठीक है, इस तरह से ये हुआ। उसके बाद में क्वेश्चन 2 देखिए, why did the teammate of the writer shout to 2 types of cries at the same time। क्यों उसने 2 टाइप्स सेम टाइम में मतलब किया,
तो यहाँ पे देखिए, the teammate of the writer shouted two times cries of the same time. One cry of joy was of victory and the other was had hit the goal, and the other cry was horror of because the writer was severely hurt. तो उन्होंने दो तरह से चिल्लाया, एक तो खुशी थी जीत की, दूसरी क्या था, उनको गम था, दुख था किसका, कि उसको क्या हुआ है, डर था कि उसे राइटर जो है वो सिवियरली यानी बहुत ही बुरी तरीके से उसको चोट लग गई है, हर्ट हो गया है। ठीक है, थर्ड वन देखिए क्या है, व्हाट डिड द राइटर फाइंड व्हेन शी रीगेन द कॉन्शियसनेस। जब वो होश आया तो राइटर ने क्या देखा, तो व्हेन राइटर रीगेन कॉन्शियस शी फाउंड हरसेल्फ इन हॉस्पिटल बेड सराउंडेड बाय हर फैमिली, फ्रेंड, टीममेट एंड डॉक्टर हु हैड द डिटरमिनेंट ऑफ हर फ्यूचर। ठीक है, तो इन चीज़ों डॉक्टर्स और उसके फ्यूचर के जो शुभ चिंतक थे, तो इस तरह से तीनों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया गया है वंस there was a king. If anyone committed a serious crime in the kingdom, the king did not condemn यानी give punishment. Condemn मतलब क्या होता है, punishment, ठीक है, to him death. Instead the criminal would taken to a large arena मतलब a place of public events. ठीक है, public place event को क्या बोलते हैं, जहाँ पे public के लिए कोई इवेंट किया जाता है उस जगह को क्या बोलते हैं, अरेना। All the people would come to see द शो, तो सारे लोग वहाँ पे आते हैं। इन एरिना देर वर टू डोर्स, बिहाइंड वन डोर्स देर वॉज ए फियर्स एंड हंग्री। फियर्स मतलब भूखा, ठीक है, और शदीद, फियर्स मतलब होता है शदीद, हंग्री मतलब भूखा, शदीद हंग्री, ठीक है, शदीद भूखा। बिहाइंड टाइगर, ठीक है, बिहाइंड द अदर देर वॉज ए ब्यूटीफुल यंग गर्ल। द मैन वुड नॉट नो विच डोर वॉज विच एंड ही वुड हैव टू चूज वन ऑफ द टू डोर्स। इफ ही चूज द वेल ही हैड टू मैरी द गर्ल, इफ ही चूज द बैडली द टाइगर वुड ईट हिम। ठीक है, इसका पूरे पैराग्राफ का मतलब क्या है, एक ऐसा किंग था, ठीक है, वो क्या होता था, जब कोई इंसान कोई गुनाह करता था, ठीक है, सीरियस गुनाह करता था, तो उसे क्या करता था, वो मौत की सज़ा नहीं देता था, वो क्या करता था, ऐसे क्रिमिनल को एक ऐसी जगह पे लेकर जाता था, पब्लिक प्लेस पर, जहाँ पे उसको रखता था और बहुत सारे लोग आते थे उस शो को देखने के लिए। ठीक है, वो क्या करता था, दो दरवाजे रखता था, एक दरवाजे के पीछे एक बहुत ही भूखा, ठीक है, शदीद भूखा शेर रखता था, और दूसरे दरवाजे के पीछे क्या रखता था, एक यंग गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल रखता था, ठीक है, खूबसूरत औरत रखता था। अगर वो शेर वाले दरवाजे पे गया, मतलब चीता वाले दरवाजे पे, टाइगर वाले पे, तो वो उसको खा जाएगा, और अगर उस दरवाजे पे गया तो उस लड़की से उसको शादी करवा देता था, ठीक है, और उसको सेट कर देता था। ठीक है, तो ये पैराग्राफ का मतलब यही है। तो यहाँ पे देखिए दिया है क्वेश्चन, व्हाट पनिशमेंट वाज नॉट गिवन फॉर अ सीरियस क्राइम इन द किंगडम। तो उसकी रियासत में, उसके राज्य में सीरियस पनिशमेंट क्यों नहीं दी जाती थी, ठीक है, सीरियस क्राइम की पनिशमेंट क्यों नहीं दी जाती। व्हाट वाज द अरेंजमेंट फॉर द पनिशमेंट इन द अरेना। तो अरेना में यानी उस पब्लिक प्लेस में जो क्या अरेंजमेंट किया जाता था, ठीक है, दो डोर रखे जाते थे, टू डोर्स, वन साइड क्या जाता था, फियर्स एंड हंग्री टाइगर रखा जाता था, और दूसरी तरफ कौन रखी जाती थी, ब्यूटीफुल यंग लेडी। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे। ठीक है, पहले का क्वेश्चन का आंसर कैसे रहेगा, what was the punishment was not given for a serious crime in the kingdom। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे, if anyone committed a serious crime in the kingdom he was not given to the death punishment, उसको डेथ पनिशमेंट नहीं मिलती थी। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, what was the arrangement of punishment in the arena। पनिशमेंट के लिए क्या अरेंजमेंट था अरेना में, तो in the arena two doors were kept, behind one door there was a fierce and hungry tiger, and behind the other doors there was a beautiful girl. If the criminal chose the tiger door, the tiger would eat him, and if he chose the door with a girl he had to marry that girl। ठीक है, तो वहाँ पे दो दरवाजे रखे जाते थे, एक में टाइगर एक में गर्ल। अगर टाइगर वाला चूज़ करेगा तो टाइगर उसको खा लेगा, और अगर गर्ल वाला चूज़ किया तो उसको उसकी शादी करनी पड़ेगी। तो ये वहाँ पे सजा इस तरह से दी जाती थी किंगडम में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दिया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड राइट इट समरी एंड सजेस्ट अ सुइटेबल टाइटल टू इट। सॉरी,
ठीक है। When I was younger and I shy, when I was younger, I was shy whenever I even thought of speaking to new people about anything. My whole head won't turn red. ठीक है, जब मैं छोटा था तो क्या था, यंगर था तो मैं क्या था कि मैं बहुत शर्मीला था, और जब मैं किसी से बात करने के लिए नए इंसान से सोचता था तो मेरा सर क्या हो जाता था, वो लाल हो जाता था। आई एम श्योर पीपल वी कुड इवन सी मी विड्रॉ फ्रॉम माई हैंड बिहाइंड द बैक। तो उसको ऐसा यकीन था कि लोग उसको देखते होंगे पीछे से। ठीक है, पीछे से भी लोग उसको देखते होंगे, वो ऐसा डरा डरा रहता था कि वो क्या बात करे क्या बोले। ठीक है। By the time I reached high school, I was so stressed out by the thought of answering question and doing group project that my self-confidence problem would get in the way of my ability to study। ठीक है, जब वो हाई स्कूल में पहुंचा तो उसको बहुत टेंशन में रहता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या होता था, वो ना किसी क्वेश्चन का आंसर देता था, ना ग्रुप में डिस्कशन करता था, क्योंकि क्या होता था उसके पास लो कॉन्फिडेंस था, और उसकी वजह से क्या होता था, उसकी पढ़ाई की जो एबिलिटी थी वो भी कम होते जा रही थी। ठीक है, काबिलियत उसकी कम होते जा रही थी दिन ब दिन, क्योंकि उसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, उसको बहुत प्रॉब्लम होती थी। ठीक है। I was nervous and agitated about being wrong and how people would react to me. My school and work started to suffer because of my inferiority complex। inferiority मतलब जो होती है ना, हाँ मतलब अपने अंदर की हमें ऐसा रहता है कि हम ये नहीं कर सकते हैं, हम वो नहीं कर सकते हैं, हम अपने आप को कमतर समझते हैं, तो इसको बोलते हैं। ठीक है। आई कुड नॉट गो आउट, आई वॉज अफ्रेड ऑफ even going for shopping, I could not speak to people to make decision, I hid myself away and felt like a real loser। तो वो अपने आप को हमेशा छुपाता था। हाइड का ये सेकंड फॉर्म है हेड। ठीक है, वो अपने आप को बचाता था, छुपाता था, और सोचता था कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं असल में क्या हूँ, लूज़र हूँ। ठीक है, इसको क्या करना है, इसको शॉर्ट में लिखना है। ठीक है, और उसके लिए एक सुइटेबल टाइटल देना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे देखते हैं। देखिए, ये आपका सप्लीमेंट्री रीडिंग में से दिया गया है, मतलब आपकी जो डायसिस में उसमें पीछे में रीड 4 में से ये लिया गया है। ठीक है, और आपकी पेज नंबर 12 पे ये आता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए आपको ये कितना बड़ा लिखा है, लेकिन उसकी समरी जो होती है वो 1/3 हिस्सा होती है। ठीक है, जैसे समझ लो अगर ये 15 लाइन में दिया गया है तो आपको समरी 5 लाइन में लिखनी होती है। ठीक है, इस तरह से समझिए आप। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कैसे उन्होंने लिखा है। इन हिज यंग एज द राइटर वॉज विदड्रॉन पर्सन एट स्कूल, ही केप्ट स्ट्रेट आंसरिंग क्वेश्चन एंड डूइंग ग्रुप डिस्क प्रोजेक्ट, है ना, विच obstructed his ability to study, feeling inferior all the while, and he kept himself scheduled like a real loser because of dominating negativity थी, सेल्फ क्रिटिसिज्म एंड लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। ही स्टेटेड डिस्ट्रॉइंग द लाइफ ही वांटेड टू बिल्ड फॉर हिमसेल्फ। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका 3 तरह से टाइटल आप लिख सकते हैं। एक नेगेटिविटी रियून्स, यानी आपकी जो नेगेटिव थिंकिंग है वो क्या कर सकती है, बर्बाद कर सकती है। फील इनफीरियर, और उसका सेकंड टाइटल क्या हो सकता है, फील इन्फीरियर एंड डिस्ट्रॉय योर लाइफ। थर्ड क्या हो सकता है, इन्फीरियरिटी और वेपन फॉर सेल्फ डिस्ट्रक्शन। ठीक है, इस तरह से आप अपने हिसाब से कोई भी एक टाइटल लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग 3 टाइटल दिए गए हैं, तो आपको जो भी फील होता है कोई एक टाइटल लिखना है। इस तरह से ये हो जाएगा।